जय हिंद दोस्तों। 2026 के प्रीलिम्स में अब ऑलमोस्ट एक साल का टाइम है। ऐसे में काफ़ी एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि एक साल की डिटेल स्ट्रेटेजी या स्टडी प्लान के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। सो आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन का जो ये एक साल है प्रीलिम से पहले, इस दौरान क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना है। आपका जो सी सेट है, ऑप्शनल है, जीएस का स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स है, इन सबको लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से आपको अपनी टाइमलाइन डिफाइन करनी है टारगेट्स को लेके, इन सब चीजों को जो आप कवर करोगे। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे की डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और अगर आप वो ध्यान रखोगे तो आप इंश्योर कर पाओगे कि जो आपका अटेम्प्ट होगा वो अपनी तरफ से एक बेस्ट प्रिपरेशन के बाद का अटेम्प्ट होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। अच्छा, सेशन की शुरुआत से पहले जो 2026 का लाइव मेंटरशिप और सी सेट बैच है उसकी एडमिशन्स खुल चुकी हैं। बहुत जल्दी ये स्टार्ट होने वाला है। पर्सनल गाइडेंस की भी ऑप्शन अवेलेबल है। 26, 27 फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लिए ये सूटेबल रहेगा। ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले कंपोनेंट्स के साथ कि आपके जो प्रिपरेशन के कंपोनेंट्स क्या है वो आपको सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे की चीजें फाइनलाइज करेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है? जीएस स्टैटिक। देखो, कंपोनेंट्स डिफाइन करने बड़े जरूरी हैं। जब तक हमें अपनी प्रिपरेशन के कंपोनेंट्स ही नहीं पता होंगे तब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम सारी चीजें सही से कवर कर रहे हैं या नहीं। और कई बार आपको लगता है कि आप अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं किसी एक की कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन को आप नजरअंदाज कर देते हो, जो कि बाद में आपके लिए एक हेडेक बन जाती है। एक है जीएस स्टैटिक, ऐसा पार्ट आपकी जनरल स्टडीज का जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब वो फैक्ट्स फिक्स्ड है। आप अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, उनमें जो चीजें आप कवर कर रहे हो वो सारा का सारा स्टैटिक पार्ट है, जो चीजें हो चुकी हैं या जो चीजें कॉन्सेप्चुअल है। आपने देखा होगा इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी, जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे आए जिसके अंदर एप्लीकेशन पार्ट था, वैल्यूज दे रखी थी। फर्स्ट टाइम इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो वो एक आने वाले आप कह सकते हो प्रीलिम्स एग्जाम का ट्रेलर हो सकता है। कल पॉलिटी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। वो आप कब कर पाओगे? आप ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस तरह की एप्लीकेशन होगी, बट आप अटेम्प्ट इस टाइप के क्वेश्चन कब कर पाओगे? जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे। स्टैटिक पार्ट कवर करना स्टैंडर्ड बुक से बहुत जरूरी है। देखो, पेपर का पैटर्न साल दर साल चेंज होता रहेगा, बदलाव आते रहेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट से आप दूर चले जाओ। वो आपकी जड़ें हैं, तो जड़ों को तो पकड़ के रखना पड़ेगा। उसके ऊपर ओवर एंड अबव विद टाइम एज पर डिमांड आप चेंजेस कर सकते हो। एक तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। उसके बाद आ जाता है हमारा डायनामिक पार्ट। डायनामिक का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज जो विद टाइम चेंज होती रहती है। जो करंट अफेयर्स है वो हमारा डायनामिक पार्ट है, बट इसको पढ़ना कैसे होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बहुत सही स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना होता है। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि जो हमारा करंट अफेयर्स है इसका जो ज्यादातर पार्ट है वो जीएस डायनामिक है, मतलब कि जो आपने स्टैटिक में पढ़ा, कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फैक्ट्स पढ़े, उसी के अंदर आज की डेट में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो है हमारा बेसिकली करंट अफेयर्स। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स और मेंस में देखते हो वो होते क्या है बेसिकली कि आपका जो जीएस का स्टैटिक पार्ट है उसके अंदर करंट के अंदर क्या चीजें इवॉल्व हो रही हैं, करंट के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन है। जब भी करंट अफेयर्स पढ़ना है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना। इस चीज का ध्यान रखो। जो स्टूडेंट्स है वो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन में गलती करते ही ये हैं, 1-2 अटेम्प्ट से उनको ये रियलाइज करने में निकल जाते हैं कि जो करंट अफेयर्स हैं वो जीएस से अलग करके नहीं पढ़ना बल्कि ओवरलैप करके पढ़ना है। इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ पढ़ रहे हो तो जो इंटरनेशनल अफेयर्स में मान लो इंडिया यूएस रिलेशंस पढ़ रहे हो, तो इंडिया यूएस रिलेशंस का जो आपने जीएस का स्टैटिक पार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस जब कवर किया था तो पास्ट से चीजें क्या चलती आ रही हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है उसका उससे क्या लिंक है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर कुछ पढ़ रहे हो तो अभी तक जो हुआ था, जो आपने पढ़ा था पहले स्टैटिक की फॉर्म में, उसका डेफिनेटली लिंक होगा जो आज की डेट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो आपने देखना है किस तरह से चीजें इवॉल्व हुई हर चीज में। पॉलिटी के अंदर कोई नया कानून बन के आ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है किसी केस के अंदर, जो स्टैटिक के अंदर पढ़ रहे हो उसके साथ लिंक करो। ठीक है, कौन से आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सब के साथ लिंक किया करो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट जिसको आप बहुत लाइटली लेते हो, सी सेट का पार्ट।
क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बट सबसे ज्यादा सिरदर्दी का कारण बन जाता है बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए, खास करके ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कभी ना कभी मैथ्स को लेके थोड़ा दिल में एक दिमाग में हुआ था, डर था। तो इसको भी हमने इग्नोर नहीं करना, ये भी हमारी प्रिपरेशन का एक इंटेग्रल पार्ट है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपका एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। जीएस के अंदर एक लिमिट के बियॉन्ड आपका बस नहीं चलता मार्क्स को खींचने में। एक सब्जेक्टिविटी है, दूसरा आप देखोगे कहीं ना कहीं एक रेंज डिफाइन हो जाती है, जो टॉपर्स आते हैं कि उनके मार्क्स एक रेंज में ही फॉल कर रहे होते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर रैंक को ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में, लिस्ट में आने में या बाहर होने में ऑप्शनल सब्जेक्ट का बड़ा रोल होता है। ऐसे का भी होता है डेफिनेटली, बट अगेन ऐसे के अंदर भी क्या चीज है, आप अपनी तरफ से बेस्ट दे सकते हो, सामने वाला इवेल्युएट कर रहा है, एक ह्यूमन मेंटेलिटी या एक ह्यूमन एलिमेंट है उसके अंदर, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स हो सकता है आपको अपने जो डिजर्विंग मार्क्स हैं उस हिसाब से ना मिले। बट ऑप्शनल सब्जेक्ट को अगर आप बड़े अच्छे से तैयार करके जाओ एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, तो इसमें बड़े हाई चांसेस होते हैं कि जैसा आप अटेम्प्ट करके आए और जैसी एक्सपेक्टेशन है आपकी, उसके आसपास आपके ऑप्शनल में मार्क्स आ जाए। ठीक है, थोड़ा ऑप्शनल टू ऑप्शनल भी ये चीज वेरी करती है, बट फिर भी मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है ये। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ जब इंटरव्यू कॉल आएगा तब मैं खुद को उसके लिए ग्रूम करूंगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है अभी से कोई मॉक इंटरव्यूज देने आपको या कुछ है। जो आप जीएस स्टैटिक में पढ़ रहे हो, जो आप करंट के अंदर चीजें पढ़ रहे हो, आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में चीजें पढ़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी इंटरव्यू की तैयारी का अभी से बेस बना रहा है। वो कल इंटरव्यू के लिए जब आपने तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यू वगैरह देके वहां जो चीजें बोलनी है वो यहीं से तो निकल के आनी है, जो आपके ओपिनियन बनने हैं वो यहीं से तो निकल के आने हैं। तो अभी से ही आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि कोई भी मुद्दा आप पढ़ रहे हो तो आप उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन बना सको, कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, कुछ सॉलिड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड आप अपनी बात कह सको। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो है कन्वर्सेशन करते रहो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो सके, थोड़ी पर्सनैलिटी आपकी इवॉल्व हो सके। ये नहीं है कि एक बिल्कुल डम चाइल्ड बन के कमरे के अंदर बैठ के बस पढ़ रहे हैं, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया सबसे। नहीं, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखो ताकि आपकी पर्सनैलिटी भी जो है वो अच्छी निखर कर आए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरपूर हो। पढ़ाई करते हुए सिर्फ एक किताबी कीड़ा बन गए और दुनिया भर की बीमारियां लगा के बैठ गए, वो आपके इस कंपोनेंट के लिए भी अच्छी नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी नहीं है। सो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनको हमें ध्यान में रखते हुए अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी बनानी है। सबसे पहले बात करते हैं जीएस स्टैटिक प्लस डायनामिक, कि जो आपका स्टैटिक और डायनामिक इकट्ठा ही लेंगे हम। स्टैटिक और डायनामिक को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये दो चीजें अलग है बट ये ओवरलैपिंग है। अब जब हम स्टैटिक और डायनामिक की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि आते हैं। अब जैसे हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मिडिएवल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके अंदर जो पार्ट है वो सारा का सारा जीएस स्टैटिक है, तो हमने उसको इस कैटेगरी में नहीं डाला। वो आपको स्टैंडर्ड बुक से अपना कवर करना ही है। एनसीईआरटी बुक्स हैं जो आपकी, उसके वहां से आप कवर करोगे, मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से आप कवर कर लो। बट ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के ऊपर जो है करंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक, प्रीलिम्स में भर भर के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। कितनी ज्यादा वेटेज थी। इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसके अलावा अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन सोसाइटी, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप कहीं ना कहीं सोशियोलॉजी से भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो। सोशियोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़ोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, बट करंट के अंदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं जिनको आप इससे रिलेट कर सकते हो। इंडियन सोसाइटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। आपके आसपास क्या हो रहा होता है, चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, उसको दिमाग, आंखें आपको प्रिपरेशन के टाइम पर खुली रखनी होती है। ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सब की सब चीजें कहां से आएंगी? डायनामिक से। सो इससे क्या निकल के चीज आती है कि हमारा करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? एक तो कोशिश करनी है आपने कि न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ना। न्यूज़पेपर रीडिंग से
आपको बहुत चीजों का फायदा होता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में शायद आपको ना लगे, शॉर्ट टर्म में इंडीड आपको लग सकता है मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा है। खास करके ऐसे कैंडिडेट्स जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो प्लीज 1.5 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पे लगाया करो। वो जो टाइम आप इन्वेस्ट करते हो वो वर्थ है। हो सके तो खुद के ही नोट्स डिराइव करो, नहीं तो एटलीस्ट की पॉइंट्स तो लिख ही लो या कीवर्ड्स तो लिख ही लो कि हाँ मैंने आज जो न्यूज़पेपर पढ़ा उसमें ये टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें आ रखी हैं, तो उनको हेडलाइंस के फॉर्म में या कीवर्ड्स की फॉर्म में लिख लो, कि ताकि कल जो आप रेडीमेड कोई नोट्स करंट अफेयर्स के रेफर कर रहे हो वहां से क्रॉस चेक कर लो, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ ऐसा था, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा था, वो इसमें कवर हो गया या नहीं, ऐसा तो नहीं कोई चीज कवर नहीं हुई। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो इंपॉर्टेंट। ओपिनियन बनाने में आपको चीजें हेल्प करती है, मैच्योरिटी लाने में हेल्प करती है। लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की अगर हम बात करें कि इंटरव्यू को ध्यान में रखते हैं, उसके भी एक नींव ये चीजें रखती है। चीज मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो न्यूज़पेपर वाली चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये मेंस के लिए है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो कोशिश करो कि यहां से सेल्फ मेड नोट्स बन जाए। अगर आपको लगता है कि आप किसी हायर स्टडीज के साथ जो है तैयारी कर रहे हो, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो, या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो उसके साथ तैयारी कर रहे हो और ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में फिर आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख सकते हो या फिर बने बनाए नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर वीडियो भी देखोगे तो भी वो वीडियो देखना जो आपको नोट्स भी साथ में दे, क्योंकि फिर आपका काम इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो इसको भी आप रेफर कर सकते हो, बट फिर भी ऐसे कैंडिडेट्स जो इसको रेफर कर रहे हैं उनको भी मैं कहूंगा बीच बीच में थोड़ा न्यूज़पेपर देख लिया करो, या पूरा थॉरोली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया या सिलेक्टिव आर्टिकल्स की रीडिंग कर ली। रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। उसके बाद एक ऑप्शन ये होती है कि ठीक है आपने न्यूज़पेपर की जो वीडियो है वो देख ली, या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उसमें से खुद के नोट्स नहीं बनाए या किसी के डेली बेसिस के नोट्स रेफर नहीं किए, तो आप जो रेडीमेड मंथली नोट्स हैं उनको रेफर कर सकते हो। बट ये जो हैं आपको पता है लॉन्ग टर्म में बहुत से कैंडिडेट्स हैं एक बार मंथली नोट्स ले लेते हैं बट दोबारा शायद उसको खोलते नहीं है। अगर तो आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन के साथ जो ये नोट्स रेफर करोगे, इनके अंदर चीजें हाईलाइट करोगे, उनको रिवाइज करोगे तो ठीक है। मेन एजेंडा ये है हमारा कि आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। रिवीजन जरूरी है करंट अफेयर्स में, और करंट अफेयर्स का बहुत रोल है, डायरेक्ट वे में भी है और इनडायरेक्ट वे में तो भर भर के है। और दूसरा जैसे PT 365 जैसी चीजें, फाइनली कंपाइल्ड बल्क नोट्स, अगर आपने मंथली बेसिस पे रेफर किए हैं तो ये एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, जस्ट एक ओवरव्यू ले सकते हो रिवीजन के तौर पे कि फाइनली जो है कोई मिस आउट तो नहीं होगी चीज। या आपने अगर ये भी रेफर नहीं की है, ये भी कोई रेफर नहीं किया है, अपने बनाए हैं, तो डेफिनेटली इसको एक बार रेफर करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक न्यूज़पेपर को आप रेफर कर रहे हो, दूसरे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आ सकते हैं जो कि आप मिस आउट कर सकते हो। सो रिवीजन भी हो जाती है और आप एक बार गो थ्रू कर लेते हो, आपको तसल्ली हो जाती है कि मैंने कुछ मिस आउट नहीं किया। और अगर थरोली खुद ही कर रखा है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये हमारी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी है। बट जब भी आप करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको आपने स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ के देखना है कि ये मेरे कौन से टॉपिक के साथ लिंक्ड न्यूज है या डेवलपमेंट है, और कोशिश करो जहां पर आपने वो स्टैटिक पार्ट के नोट्स बनाए हैं उसी के अंदर ये अपडेटेड जो न्यूज है उसको लिखो। जो आपने नोट्स भी बनाने अपने करंट अफेयर्स के, वो इस तरह से नहीं बनाने कि डेट वाइज बना रहे हो। जहां आपका इंटरनेशनल रिलेशन है तो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो न्यूज के नोट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन वाली नोटबुक में ही बनेंगे। और कोशिश करो जहां इंडिया यूएस का है उसके साथ ही बनाओ। डिजिटल नोट्स बना सकते हो बहुत ही अच्छा, नहीं तो लूज शीट्स पे बनाओ ताकि आप अपडेट करते रहो उन चीजों को, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, जब आप एक चीज पढ़ रहे हो तो उसमें आपका स्टैटिक और जो करंट का पार्ट है वो सारा का सारा एक साथ होगा। चीजें रिवाइज करने में बड़ी आपकी इजी हो जाएंगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी रिवीजन के टाइम पे, और वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अच्छा, अब बात आ जाती है कि टाइमलाइन की, कि आपके दिमाग में क्या टारगेट होना चाहिए कि कब तक मुझे क्या कंप्लीट करना है। देखो, जीएस स्टैटिक की बात करें तो कोशिश तो ये करो कि जनवरी एंड तक आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी अगर आप आज से देखोगे तो आपके पास नियरली
8 महीने के आसपास का टाइम है जनवरी एंड तक का, जो कि काफी है अगर आप सीरियसली तैयारी करते हो एक डिसेंट कंसिस्टेंसी के साथ। हद आप फेब एंड तक सोच सकते हो, बट अभी के लिए इस चीज को मत सोचना। अभी के लिए दिमाग में टारगेट हो जनवरी, दिसंबर एंड तक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, बट हम फिर भी एक कंजर्वेटिव जो टाइमलाइन वो ले रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, कोशिश करो कि प्रीलिम से पहले 80% एटलीस्ट ऑप्शनल हो जाए। 100% हो जाए देन नथिंग लाइक दैट। टारगेट दिमाग में अगेन 100% का ही होगा, बट 80% तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स एक बार दे दिया, उसके बाद आपके पास 80 डेज के आसपास का टाइम होता है, और वो कुछ खास टाइम नहीं है। 3 महीने से भी कम का टाइम होता है। 3 महीने से कम के टाइम में आप अगर ये सोचोगे कि मैंने 40% ऑप्शनल तैयार करूंगा और जीएस की रिवीजन करूंगा, आंसर राइटिंग भी करूंगा, एस्से की भी सब प्रैक्टिस करूंगा, तो इम्प्रैक्टिकल चीज हो जाएगी। फिर मेंस आप एक बेस्ट तरीके से नहीं दे पाओगे। सो ऑप्शनल का हेडेक नहीं रहना चाहिए दिमाग पे कि प्रीलिम्स अच्छा हो गया, वो ऑप्शनल तो रेडी नहीं है। मैंने आपको बताया ये डिसाइडिंग फैक्टर है आपके जो मार्क्स का, रैंक का, लिस्ट में आना या ना आना। तो 80% का टारगेट रखो कि साथ साथ मुझे ऑप्शनल भी करना है। सी सेट जो है आपने थोड़ा थोड़ा करना है। ये नहीं है कि सी सेट पे बैठ के 2-3 महीने सी सेट पे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने थोड़ी थोड़ी डोज सी सेट की साथ साथ करते रहना है। जो हमारा सी सेट का बैच भी है उसके अंदर भी जो मेन मोटिव रहेगा वो यही रहेगा कि आप जैसे सी सेट की क्लास अटेंड करोगे, उसके बाद आपके पास एम्पल टाइम हो कि उसको आप रिवाइज भी कर सको, उससे रिलेटेड आप खुद से अपनी प्रैक्टिस भी कर सको, और साथ में आपका जीएस वगैरह जो अपनी सेल्फ स्टडी है ऑप्शनल की वो चलती रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस सी सेट ही पढ़ते जा रहे हैं कुछ टाइम, उस टाइम ना ऑप्शनल पे ध्यान दे पा रहे हैं ना जीएस पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर है, बट ये आप कह सकते हो एक फिल्टर करने का तरीका है। तो अगर हम फिल्टर में ही बाहर हो गए तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी हो जाएगी, सब ये हमारी जो प्रिपरेशन है वेस्ट हो जाएगी। सो सी सेट को थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की डोज इसकी वीक के अंदर आप कह दो 2-3 दिन, जब आपको लगे इन दोनों चीजों से बोर हो गए हैं, फॉर अ चेंज कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए। जो पार्ट आपने सी सेट का मान लो कोई टॉपिक नंबर सिस्टम किया, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए। PYQ सबसे पहले PYQs करने हैं, ठीक है? तो करते रहो। आपको दिसंबर एंड तक टारगेट होना चाहिए। इससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया। दिसंबर एंड तक टारगेट होना चाहिए कि मैं सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं सी सेट के उनको देख चुका हूं, उनके PYQs भी कर चुका हूं। अब उसके बाद मैं एक तरह से जो भी प्रैक्टिस करूंगा वो मेरा ओवर एंड अबव होगा, जस्ट टू इंश्योर कि सी सेट पे मेरी पकड़ बनी रहे। सो ये आपके दिमाग में अगर टाइमलाइन होगी और इसको अगर आप फुलफिल कर लोगे तो चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी। तो आपने जो भी अपने टारगेट्स डिफाइन करने हैं, हर इंसान के लिए ना जो वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स हैं वो अलग रहेंगे। और टारगेट प्लीज डेली बेसिस पे बिल्कुल भी मत बनाना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम टारगेट की बात कर रहे हैं, टारगेट आपके डेली बेसिस के नहीं बनेंगे, वीकली बेसिस के टारगेट्स बनाना। डेली बेसिस के टारगेट्स आपसे फुलफिल कभी भी नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं इस दिन ये कर लूंगा, फिर आपके फुलफिल नहीं होंगे, फिर आप ऑफ द ट्रैक जाओगे, परेशान होगे। तो वीकली टारगेट्स अपने बनाओ कि इस वीक में मुझे ये चीज करनी है, ताकि किसी दिन कम पढ़ लिए, किसी दिन ज्यादा पढ़ लिए, वो आपके पास एक बफर हो। उसके बाद कुछ की डिसाइडिंग फैक्टर्स जिनका आपको ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, पहले उसके PYQs आपको देखने हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूं इससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों देखने हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि कंटेंट वही है जो कि कुछ पार्ट जिसका आप स्कूल टाइम पे भी पढ़ के आए हुए हो या कॉलेज टाइम पे भी पढ़ा है, बट अब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कुछ तो फर्क होगा। वो कैसे पता चलेगा? जब PYQs देखोगे। ये नहीं होना चाहिए आपने एक चीज पढ़ी, ये समझा ही नहीं कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर बाद में दोबारा पढ़ रहे हो, डबल एफर्ट लग रहा है। हो सकता है जो आपने पहले फिर नोट्स बनाए वो भी खराब हो जाए। तो पहले पता होनी चाहिए चीज। उसके बाद जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपने देखना है कि हाँ अब मैं देखता हूं ये जो प्रीलिम्स के इसके PYQs हैं, क्या मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूं, कुछ आइडिया लग पा रहा है। जो मेंस के PYQs हैं उनके बैठ के आंसर नहीं लिखने हैं, दिमाग में पॉइंट सोचो। अच्छा ये क्वेश्चन है, जो मैंने कंटेंट पढ़ा है, क्या वहां से मैं कुछ पॉइंट्स जो है इस आंसर में लिख सकता हूं? प्रॉपर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं।
आंसर राइटिंग जो होगी हमारी वो कब होगी, जब हम जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर साथ साथ ही आंसर राइटिंग करने लग गए तो जीएस के सिलेबस की कंप्लीशन बहुत लटक जाएगी, फिर आपको टेंशन रहेगी। तो जीएस का सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे। हाँ, कंप्लीट करते करते पीवाई क्यूज मेंस के उन पे भी नजर डालेंगे और दिमाग में पॉइंट सोचेंगे, अच्छा इसके रिगार्डिंग 4-5 पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं, या सिर्फ रफ कॉपी के ऊपर सिर्फ 4-5 पॉइंट्स ही लिख दिए, उनको इलेबोरेट नहीं किया। इलेबोरेशन दिमाग में सोच ली, इसके अंदर मैं ये लिख सकता हूं। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तैयारी कर रहा हूं और इसके इलेबोरेटिव आंसर्स भी लिख सकता हूं। प्रीलिम्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सारे नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि तब के करंट अफेयर से रिलेटेड थे उनको इग्नोर कर दो, बट उनसे ये समझने की कोशिश करो कि हाँ आज के सिनेरियो के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पीरियोडिक रिवीजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। पीरियोडिक रिवीजन अगर नहीं की तो कोई फायदा नहीं है। फिर क्या होगा, चाहे आपने दिसंबर एंड जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया, आप फिर पहले स्क्वायर पे जाके खड़े हो जाओगे। पीरियोडिक रिवीजन अगर रखोगे तो आप ये चीज इंश्योर कर पाओगे कि जो चीज मैंने सबसे पहले पढ़ी थी वो मेरी आज सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्या होता है कि जो सबसे पहले पढ़ी प्रिपरेशन खत्म होते होते सबसे वीक हो गई, और जो सबसे लास्ट में पढ़ी थी वो लगेगा सबसे स्ट्रांग है। उल्टा होना चाहिए, जो सबसे पहले पढ़ी उसकी रिवीजन इतनी बार हो गई सिलेबस कंप्लीट करते करते कि वो अब सबसे मेरा स्ट्रांग पॉइंट बन चुका है। सो पीरियोडिक रिवीजन बहुत जरूरी है। वीकली बेसिस पे एक दिन डेडिकेटेडली रख लो रिवीजन के लिए, ऑप्शनल की भी रिवीजन और जीएस की भी रिवीजन। और सी सेट के तो पीरियोडिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो वैसे ही रिवीजन होती रहेगी आपकी। कंसिस्टेंटली अपग्रेडिंग योर नोट्स, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपको मान लो करंट के अंदर कोई चीज मिली ऐसी कि जो आपको लगा कि हाँ स्टैटिक पार्ट था या जो भी एक टॉपिक था उससे रिलेटेड नोट्स बनाया, वहां उसको अपग्रेड कर दो। उसके अलावा आपने किसी इंस्टीट्यूट के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्लीज जो एडिशनल नोट्स आप रेफर करोगे, किसी इंस्टीट्यूट के क्लास नोट्स या किसी इंस्टीट्यूट की कोई भी बुकलेट, बट एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही इंस्टीट्यूट के रेफर करना अपार्ट फ्रॉम योर स्टैंडर्ड रिसोर्सेज। तो उससे कुछ निकाल रहे हो, डिराइव कर रहे हो, तो वहां पे अपग्रेड कर लिए अपने नोट्स। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां से आप अपने नोट्स अपग्रेड करोगे वो क्या है, पीवाईक्यूज। आपने मान लो कोई पीवाईक्यू देखा प्रीलिम्स के अंदर, उसमें एक क्वेश्चन देखा, आपने देखा यार मेरे कंटेंट में कवर नहीं था जो मैंने अपना सारा कंटेंट कवर किया, तो उसको आप इंटरनेट से सर्च करो, उस इंफॉर्मेशन को अपने नोट्स में ऐड कर लो। इवन जो आपकी रॉन्ग ऑप्शंस भी हैं पीवाईक्यूज के अंदर, उन रॉन्ग ऑप्शन से भी जो चीजें आप सही निकाल पाओगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी क्या करता है, पास के अंदर जिन क्वेश्चंस के अंदर रॉन्ग ऑप्शंस होती हैं उन रॉन्ग ऑप्शंस पे बेस्ड सही क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो वो जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनसे रिलेटेड भी सही फैक्ट्स निकाल लो और अपने नोट्स में अपग्रेड करो। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पीवाईक्यूज देख के लगता है कोई टॉपिक कवर नहीं था, उस टॉपिक को कवर करो, अपने नोट्स को अपग्रेड करो। ये प्रोसेस कंसिस्टेंटली चलता रहना चाहिए। आपके नोट्स इसीलिए या तो डिजिटल फॉर्म में हो या लूज शीट्स पे हो, सबसे बेस्ट रहते हैं। और पीरियोडिक क्वेश्चन सॉल्विंग एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जीएस की जो है वो सिलेबस कंप्लीशन के बाद होगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की डिपेंड करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब मान लो जैसे मैथ्स है अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली आप साथ साथ ही उसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन सॉल्विंग की। इवन बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ कर सकते हो, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपने ये नहीं करना है कि आंसर राइटिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट की इतनी ज्यादा साथ साथ कर दी कि आपका 50% ऑप्शनल सब्जेक्ट ही कवर हो पाया प्रीलिम से पहले। और रही बात जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की टाइमलाइन की, अगर हम बात करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें कब तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट देखो प्रीलिम से आप कह सकते हो 2 मंथ्स पहले तो आपको नया पढ़ना तो बंद करना पड़ेगा। हद आप 1.5 महीना पहले तक कह सकते हो, क्योंकि उस दौरान मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल कट ऑफ कर दो ऑप्शनल सब्जेक्ट से। उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी रिवीजन रखो, ताकि ये ना हो जब तक प्रीलिम्स हो तब तक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। बट नया कंटेंट उसका आप फिर 2 महीने पहले तक कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब प्रेशर आ जाएगा जीएस और सी सेट का। और अगर हम मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट आपने तभी देने हैं जब आपके पीवाईक्यूज पूरे कवर हो गए। जब एक बार पीवाईक्यूज पूरे कवर हो गए प्रीलिम्स के, तो उसके बाद आप अपने प्रीलिम से पहले मॉक टेस्ट दे सकते हो। 1 या 2 इंस्टीट्यूट के आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। ये नहीं है कि सिर्फ टेस्ट देते जा रहे हैं।
जो पीरियोडिक रिवीजन पहले पार्ट्स में करते रहोगे वो जरूरी है, उसके बाद फुल सिलेबस रिवीजन जितनी बार कर लो उतना कम। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि अगर हम ऐसे टॉपिक्स की बात करें जो आपके मेंस में होते हैं बट प्रीलिम्स में नहीं होते, लाइक एथिक्स या डिजास्टर मैनेजमेंट की डिटेल्स, इंटरनल सिक्योरिटी की डिटेल्स, तो इनको आप जब अभी प्रिपरेशन करोगे ना जीएस की, इनको बिल्कुल एंड के लिए रखना। और एथिक्स अगर आपका भी पूरा कंप्लीट भी नहीं होता ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए, जस्ट टू इंश्योर कि दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हाँ एथिक्स क्या एबीसीडी भी नहीं देखा, बट इसके ऊपर जो आप मास्टरी करोगे वो प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है प्रीलिम्स के बाद करना, हो जाएगी, बट हाँ एक बार जरूर नजर मार लेना इसके कंटेंट के ऊपर। ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी या इंडियन सोसाइटी जैसी जो चीजें हैं, इनको आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है प्रीलिम्स के बाद करना। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके 2026 अटेम्प्ट के लिए आपको ध्यान में रखनी है। जो भी एस्पिरेंट 26 का अटेम्प्ट दे रहे हैं वो प्लीज अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो दे वुड बी एबल टू इंश्योर कि वो अपना जो अटेम्प्ट है वो बेस्ट अटेम्प्ट देंगे। अगर आप चाहते हो कि साथ में कंसिस्टेंट गाइडेंस आपको मिलती रहे अपने इस पूरी तैयारी के दौरान जो आप अपना अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो आप जो मेंटरशिप बैच है, लाइव मेंटरशिप बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम जूम सेशंस के थ्रू लाइव वे से जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस करेंगे, आपके जो भी डाउट्स आएंगे प्रिपरेशन में। सी सेट को लेके आपको कोई भी दिक्कत है तो आप उस सी सेट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल बेसिक वे से समझाए जाएंगे, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ताकि आपको सी सेट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ सके और PYQs वगैरह सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना रहे। बहुत जल्द मैं एक 2 ईयर स्ट्रेटेजी जो 2027 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बनाऊंगा। 2027 के एस्पिरेंट्स ये सी सेट और मेंटरशिप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।